Hello friends, I Vishal Kaushik. Welcome you back once again to SSB Wings YouTube channel. So guys, this is the next video of the polity series और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, सो चलिए लेट्स बिगिन. सो पावर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर गाइस जो सबसे पहली पावर है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक शक्तियां. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मतलब प्रशासनिक शक्तियां. बस व्हाट इज प्रशासनिक शक्तियां, ऐसे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होती है. तो देखो इसके अंदर जो बेसिक मीनिंग है दैट इज जो अपॉइंटमेंट रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, क्या कैसे होता है, वो इसके अंदर आते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, आप पहले लाइन लिख लो कि जो हमारा प्रेसिडेंट है अपॉइंट्स, किसको अपॉइंट करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ऑन पीएम्स एडवाइस, पीएम की एडवाइस पे किसको अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर्स. अब वो मिनिस्टर चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे डिप्टी मिनिस्टर्स हो, चाहे स्टेट मिनिस्टर्स हो, उन सभी का अपॉइंटमेंट करता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब गाइस एक चीज आप ध्यान रखना, अभी हम एक कंसेप्ट आगे लेके चलेंगे सेंटर इक्वल्स टू स्टेट करके. तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है सेंटर, फिर आता है आपका स्टेट, और फिर आती है आपकी यूटी. तो इस तरह से ही हम आगे कुछ कंसेप्ट अपने क्लैरिफाई करके चलेंगे. तो अगर बात करते हैं सेंटर में कौन होता है, हेड, प्राइम मिनिस्टर. स्टेट में कौन होता है हेड, चीफ मिनिस्टर. और यूटी में एज इन हेड कौन होता है, होता तो सीएम ही है, लेकिन एज ए यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट जनरल भी होता है, उसका भी देखेंगे. ठीक है, पीएम. तो पीएम को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट. उसी तरह से आप देखो स्टेट में कौन अपॉइंटमेंट करेगा, आपका गवर्नर. ये सीएम है, इसको एलएम नहीं लिखना, गवर्नर. ठीक है, अब बात आती है इसकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सीएम को जो अपॉइंट करता है एज पर लॉ, इसको करता है प्रेसिडेंट, जो यूटी के सीएम होता है. लेकिन अगर ऑप्शंस में प्रेसिडेंट गिवन नहीं है, तब स्टार मार्क कर रहा हूं, अगर ऑप्शन में प्रेसिडेंट नहीं है तब आप लिखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर. ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी. अगर ऑप्शन में दोनों आपको मिलते हैं कि हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप उसके अंदर प्रेसिडेंट भी है तो यू हैव टू मार्क प्रेसिडेंट, क्योंकि एज पर लॉ प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी फॉर द चीफ मिनिस्टर, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको अपॉइंट करता है. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. अब बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट किसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स जो आपके, सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट, फिर आ जाओ हाई कोर्ट. तो जो इसका सीजेआई एंड अदर जजेस हैं, ठीक है, यहाँ के भी, तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको भी जो अपॉइंट करता है वो हमारा प्रेसिडेंट करता है. इनको इन डिटेल हम लोग जब जुडिशरी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे आगे. ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था सेंटर इज टू स्टेट, फिर से वो करके चलेंगे. ठीक है, यहाँ से आ जाता है. तो अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ बात करते हैं हाई कोर्ट की. यहाँ आता है अपॉइंटेड बाय
ठीक है। फिर आता है ओथ, ओथ कौन दिलवाता है इनको, ठीक है। और ये रिजाइन किसको देते हैं, ये रिजाइन किसको देंगे। तो अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन कराएगा, ये भी प्रेसिडेंट ही कराएगा, ठीक है। और बात करते हैं ओथ की, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनको ओथ दिलाने का काम होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनको शपथ दिलाने का, जो इनको ओथ दिलाने का जो काम होता है वो होता है उस स्टेट के गवर्नर का। अब बात आती है रिजाइन की। देखो यार 99% केसेस में जो अपॉइंट करता है उसी को रिजाइन दिया जाता है। अगर तो इनको अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने, तो ये रिजाइन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही, है ना भाई। जो अपॉइंट करता है रिजाइन भी तो उसी को देते हैं, ठीक है। सेंटर स्टेट। अब आगे की बात करते हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो और किसको अपॉइंट करता है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटी, ठीक है। स्टेट के गवर्नर्स को और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटी को। दूसरी चीज लिखो, और किसे किसे, ये थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनके हेड और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका। अगर ऐसी बात है तो देखो हम फिर से देख लेते हैं। तो फिर ऐसे इसमें सबसे पहले क्या आएगा, आप लिखो। अब यहाँ पे हेड्स एंड मेंबर्स ऑफ, अब यहाँ पे 1 2 3 करके ना, ऐसे करके स्टार मार्क करके आप आगे लिखना। सबसे पहले आता है फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन के हेड और जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 280। साइड बाय साइड आर्टिकल लिखते रहना, इनको पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर कराऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी लिख लेना, क्योंकि जब 2 बार लिख के याद करोगे तो एटलीस्ट ये तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि फाइनेंस कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं और उसका हेड होता है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, और ये आर्टिकल 280 में है। तो आपको 2 बार चीजें याद हो जाएंगी। अभी तो बस इनके नाम और आर्टिकल लिखा रहा हूँ, बाकी पढ़ेंगे इनको इन डिटेल में, ठीक है। फिर आता है आपका, ये फाइनेंस कमीशन को बोलते हैं वित्त आयोग, ठीक है। और फिर आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल इज इटसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 76। उसके बाद आता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किस आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 324 से 329। फिर आता है आपका यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 315 से 323। इनका सबको इन डिटेल पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं वो सब हम लोग देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। और नेक्स्ट इज आपका कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 148 से 151 में आता है ये, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? अगला है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मतलब नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, ठीक है। यह है आर्टिकल 338। फिर नेशनल एसटी कमीशन, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो नेशनल एसटी कमीशन, यह है आर्टिकल 338 ए में। इसी के बाद फिर आ जाएगा ओबीसी कमीशन, ये 338 बी में है। मतलब इसी तरह से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये तो मेन है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके हेड और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हमारा प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पावर्स पे, पीएम की नेक्स्ट, प्रेसिडेंट की नेक्स्ट पावर। इसमें आप लोग हेडिंग डाल लो, दैट इज जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स, यार अगर आपने पॉलिटी की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी सीरीज अभी तक, तो आप ये आई बटन है, इस आई बटन पे क्लिक करके वो पिछली वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और यार लाइक करो, शेयर करो तो अपने दोस्तों के साथ, सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर द पॉलिटी। और जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अगर आप इन सभी नोट्स को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे, सो यू कैन इजीली गेट थ्रू अबाउट 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन योर यूपीएससी, सीडीएस एंड एनडीए। और उसके अलावा जो वन डे एग्जाम्स और भी हैं, वो भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी बीइंग अ डायनामिक, तो उसके लिए 10% मान के चल रहा हूं मैं कि क्वेश्चंस आएगा टॉपिक रिलेटेड ही, लेकिन इतना घुमा के आएगा, आपको लगेगा कि ये चीज पढ़ी तो है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ गया है, ठीक है। आएगा सारा पढ़े हुए में से ही, ठीक है। तो इसके अंदर भी बात कर लेते हैं कि जो आर्टिकल 143 है, अंडर आर्टिकल 143, ये आर्टिकल आपको मैं जुडिशरी में भी पढ़ाऊंगा। अंडर आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर। आप लोग इसको ना वैसे इन डिटेल लिख सकते हो पढ़ा के, मैं तो आपको डैश डैश करके लिखा देता हूं, एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। आप अगर हिंदी वाले ये लिख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर सलाह मांग सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 72, अंडर आर्टिकल 72, व्हाट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 72? फॉरगिविंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, फॉरगिविंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। मतलब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो आपका जो कुछ पावर्स होती हैं इसके हाथ में, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे पार्डन, इनको भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, ये पार्डन है या रिप्राइव है, मतलब पार्डन मतलब क्षमादान, रिप्राइव मतलब प्रविलंबन, ठीक है। पार्डन, रिप्राइव और रेमिशन, रेस्पाइट, रेमिशन और कम्यूटेशन। कम्यूटेशन, इस तरह की जो पावर्स, जो भी क्षमादान मतलब या फॉरगिविंग पावर्स हैं, वो यूज कर सकता है कैस, मतलब किन केसेस में? अंडर करके ना, ऐसे ऐसे करके ये लगा देना, ठीक है। इसको हिंदी वाले थोड़ा डिटेल में ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 72 के अनुसार
राष्ट्रपति को क्षमा तथा कुछ मामलों में दंडादेश के मामलों में क्षमा, दोष सिद्धि से निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियां प्राप्त हैं। अब बात करते हैं किन मामलों में, जैसे लिखा ना अंडर, तो अब देखते हैं अंडर। अंडर क्या है, तो उसके अंदर पहला है अंडर जजमेंट गिवन बाय, आप इसको ये लिख सकते हो जजमेंट गिवन बाय, ऐसे लिखना, जजमेंट गिवन बाय मिलिट्री केस, मिलिट्री कोर्ट्स। इसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में ही जो होता है वो काउंट होगा। मतलब सैन्य अदालतों द्वारा दिए गए दंड के मामलों में, हिंदी वाले लिख सकते हैं सैन्य अदालतों द्वारा दिए गए दंड के मामले में। दूसरा आता है आपका मृत्यु दंडादेश के सभी मामलों में, मतलब कि जिसके अंदर डेथ सेंटेंस, ऑल मैटर्स ऑफ डेथ सेंटेंस, जिसमें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई हो। ठीक है, मान लो किसी भी केस में या कहीं से भी अगर किसी आदमी को डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, मतलब मृत्यु दंड की सजा दी गई है, तो वो राष्ट्रपति के सामने जाके आपका पार्डन मांग सकता है, क्षमादान मांग सकता है। ठीक है, तीसरा अंडर एनी लॉ, मतलब अगर किसी को सजा हुई हो, सेंटेंस, जैसे इसके आगे एक वर्ड लिख लो सेंटेंस, सजा को सेंटेंस ही बोलते हैं। सेंटेंस अंडर एनी लॉ अप टू द एक्सटेंट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की संसद द्वारा, जो हमारे भारत की कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब ये जो पार्लियामेंट है, संसद की कार्यपालिका का जहां तक विस्तार हो, जिस नियम कानून तक विस्तार हो, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो कोई भी अगर नियम कानून बनाता है और उसके अकॉर्डिंग उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सजा मिली है, तो वो वहां पर वो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी केस में सजा मिली हो, ही कैन गो टू प्रेसिडेंट फॉर पार्डन और ये सब जो भी चीजें की हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अंडर आर्टिकल 72 द पावर्स गिवन टू प्रेसिडेंट। इनको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। अंडर आर्टिकल 72 पावर्स गिवन टू प्रेसिडेंट। सबसे पहली पावर जो है दैट इज आपका पार्डन। पार्डन मतलब क्षमादान। क्षमादान क्या है कि ये मृत्यु दंड की सजा को माफ कर देता है। मतलब अगर किसी आदमी को मृत्यु दंड हुआ हो, मौत की सजा हुई हो, तो प्रेसिडेंट उसको माफ कर देता है। ठीक है, फॉरगिविंग डेथ सेंटेंस। दूसरा, ये तो था पार्डन। दूसरा आता है आपका रिप्राइव। इनको पढ़ लेना, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और आए हुए भी हैं। सीडीएस के अंदर ले लो या कोई भी पेपर ले लो, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रविलंबन। रिप्राइव मतलब प्रविलंबन। ठीक है, प्रविलंबन क्या होता है कि मृत्यु दंड की सजा पर रोक लगा देते हैं। मतलब एक तरीके से स्टे ऑन डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड की सजा पर रोक लगा देना। और पिछले वाले में था मृत्यु दंड की सजा को माफ कर देना। आपका तीसरा आता है रेमिशन। इसको बोलते हैं परिहार
हिंदी में। परिहार क्या कहता है कि सजा की अवधि को कम कर देना। सजा की अवधि को कम कर देना मतलब शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन ऑफ, आपका कह लो जो भी सजा मिली हुई है इसको ऐसे लिख लो, शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन, कह लो शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस। सजा की अवधि को कम कर देना, सजा मतलब टाइम पीरियड कह लो, शॉर्टनिंग ड्यूरेशन कह लो या टाइम पीरियड कह लो, शॉर्टनिंग द टाइम पीरियड। मान लो किसी व्यक्ति को, मान लो अगर किसी को 10 साल की सजा मिली है तो प्रेसिडेंट कह सकता है कि यार एक काम करो, 10 साल की सजा को कम करके 5 साल कर दो, ऐसा करके जो बोलते हैं वो होगा, वो है ये चीज शॉर्टनिंग द टाइम पीरियड ऑफ सेंटेंस। अब आता है अगला, ये है आपका रेस्पाइट। रेस्पाइट इसको बोलते हैं हिंदी में विराय। इसको बोलते हैं मानवता के आधार पर सजा की अवधि को कम कर देना। मतलब कि मान लो कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, उससे कोई अपराध हो गया हो अनजाने में, मतलब अनजाने में एज इन मजबूरी में हो गया हो कोई अपराध, और वो इस कारण ना हो, मतलब एक तो होता है कठोर दंड, ठीक है, रिग्रेस पनिशमेंट, एक होती है सिंपल पनिशमेंट। तो रिग्रेस पनिशमेंट मतलब वहां पे उसको पत्थर तोड़ने पड़ेंगे या काम करना पड़ेगा जेल के अंदर जाके, ठीक है, एक होता है बस जेल के अंदर टाइम काटना है बस जाके। ये दो तरह के पनिशमेंट होती हैं। तो मान लो अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जैसे कि कोई विद एनी डिसेबिलिटीज है, किसी के साथ कोई बीमारी हुई हुई है या हाथ पैर से विकलांग है, ठीक है, और उसको कोर्ट ने आपका एक तरीके से रिग्रेस पनिशमेंट दी है, ठीक है, मतलब कठोर कठोर श्रम वाली जो सजा होती है वो मिली है, ठीक है। जैसे वो आपने डायलॉग सुना हो, कैदे बामुशक्कत, तो कैदे बामुशक्कत, जो बामुशक्कत है ना उसमें उसका मतलब होता है रिग्रेस पनिशमेंट, ठीक। तो फिर उसमें से बस खाली कैद रह जाती है, वो मुशक्कत खत्म हो जाती है उसमें से। आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी वाली फिल्म में होता था वो, इसको 10 साल के लिए कैदे बामुशक्कत दी जाती है, तो वो कहते हैं बामुशक्कत नहीं रह जाती, फिर वो कैद रह जाती है। तो देखिए मानवता के आधार पर ऑन ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी शॉर्टनिंग द टाइम पीरियड ऑफ सेंटेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कह लो। ठीक है, अब आता है अगला, ये है आपका कम्यूटेशन। कम्यूटेशन कम्यूटेशन का मतलब होता है लघुकरण। ठीक है, लघुकरण का मतलब होता है कि सजा की प्रकृति को बदल देना, टू चेंज द नेचर ऑफ सेंटेंस। मतलब इसका ये है कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिला है, मृत्यु दंड की सजा मिली है, तो अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाके माफी मांगता है कि जी मेरे से गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब जो भी प्रोविजंस होते होंगे, जाके प्रेसिडेंट से फॉरगिव मांगता है, तब उसको प्रेसिडेंट अंडर द पावर ऑफ कम्यूटेशन, तो अगर डेथ सेंटेंस है तो उसको कन्वर्ट कर सकता है आपका आजीवन कारावास में, ठीक है, लाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है। अगर डेथ सेंटेंस है तो डेथ सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है। तो एक तरीके से उसका नेचर चेंज कर दिया, ठीक। तो इस तरह का ये नेचर है। ये पावर्स थी आपकी जुडिशियल पावर्स। अब आता है आपका नेक्स्ट पावर, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव
पावर्स। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? लेजिस्लेटिव पावर को बोलते हैं विधायी शक्तियां। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो है वो ये है कि अंडर आर्टिकल 331, अंडर आर्टिकल 331 अपॉइंटमेंट ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस appointment of 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, टोटल जो लोकसभा की सीट है दैट इज 545, लेकिन इलेक्शन कितने पे होता है? इलेक्शन होता है 543 पे। इसके अंदर जो 2 सीटें हैं इसमें से बच के वो एंग्लो इंडियंस होते हैं जिन्हें हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा। द नेक्स्ट इज अंडर आर्टिकल 83, मतलब 80 क्लॉज 3। हटा देता हूँ इससे। अंडर आर्टिकल 80 क्लॉज 3 अपॉइंटमेंट ऑफ 12 एमिनेंट पर्सनैलिटीज, मतलब 12 प्रसिद्ध व्यक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ 12 एमिनेंट पर्सन्स इन राज्यसभा, और ये किस फील्ड से होने चाहिए? ठीक है, ये टोटल मतलब 5, मतलब ये सॉरी ये 4 फील्ड्स हैं जिनसे अपॉइंटमेंट होते हैं। आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। ठीक है, एक तरीके से, और यार अपॉइंटमेंट जो वर्ड होगा वो ठीक नहीं होगा यूज करना, अपॉइंटमेंट की जगह ना आप इसको नॉमिनेट लिखो, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो नियुक्ति हो गई, ये नियुक्ति नहीं होती, ये मनोनीत करना अलग होता है। आप इसको लिखो नॉमिनेट। 31 नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा, और अंडर आर्टिकल 80 क्लॉज 3 नॉमिनेशन ऑफ 12 एमिनेंट पर्सनैलिटीज इन राज्यसभा। ठीक है, अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं लोकसभा में, और 80(3) के अनुसार 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 कैटेगरी से लोग आते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, तो आप कमेंट करके बताओ मेरे को कि अंडर विच कैटेगरी सचिन तेंदुलकर को उसमें अपॉइंट किया गया था, क्योंकि ना तो वो आर्ट से था, ना लिटरेचर से था, ना साइंस था, ना सोशल सर्विस था, और स्पोर्ट्स कोई कैटेगरी वहां पे है नहीं। तो इन चारों में से किस कैटेगरी के अंदर सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी पावर आती है प्रेसिडेंट की, ज्वाइंट सिटिंग। आपको याद होगा कुछ पिछली वीडियोस में मैंने आपसे ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन हिंदी में।
संयुक्त अधिवेशन। तो यार ज्वाइंट सीटिंग क्या होती है? कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाना जो है वो बहुत मतलब जल्दी में होना होता है, ठीक है। कुछ ऐसे जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ कानून बनने होते हैं। तो यार देखो, जो अभी कानून बनने का प्रोसेस है वो काफी लंबा है। एक तरीके से मान लो पहले एक हाउस में आएगा, पहले पहले लोकसभा में आया, लोकसभा से पास होगा, फिर उस मतलब लोकसभा में मतलब पास होने से पहले तो डिस्कशन होगा, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर पास होगा, ठीक है। फिर लोकसभा में जाएगा, मतलब लोकसभा जाने के बाद फिर राज्यसभा में जाएगा, इंट्रोड्यूस होगा, फिर वहां पे डिस्कशन होगा, फिर पास होगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर साइन होंगे, और तब कहीं जाके वो कानून बनेगा। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं वो एक साथ बैठते हैं, ठीक है, और एक ही बारे में उसके ऊपर डिस्कशन हो गए, उसको कानून बना देते हैं। यह है ज्वाइंट सिटिंग। अब ज्वाइंट सिटिंग इसको इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाता हूँ, ठीक है। क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों जब एक साथ बैठेंगे, ठीक है, इसके मेंबर्स, तो बनेगी क्या, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, जो कि किसने बुलाई होगी, अभी हमने बताया तुमको, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। किस आर्टिकल में, बताओ किस आर्टिकल में, अंडर आर्टिकल 108, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त अधिवेशन वो होता है जहां लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद एक साथ एकत्रित हों, ठीक है। उसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, ठीक है। अब इसको हेड कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। हेडेड बाय, सबसे पहले जो इसको हेड करने की जो अथॉरिटी है वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो लोकसभा का स्पीकर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर ये अवेलेबल नहीं है फिर कौन करेगा, फिर करेगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर मान लो डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल ना हो लोकसभा का, फिर कौन हेड करेगा, उस केस में जाता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और अगर ये भी ना हो तो उसका भी प्रोविजन नहीं है, क्योंकि अभी ये अभी तक 3 ही बार आई है, ठीक है। तो एक बार देख लो कितनी बार आई है ज्वाइंट सीटिंग अभी तक, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ज्वाइंट सीटिंग अभी तक केवल 3 ही बार आई है। सबसे पहला तो था तुम्हारा डॉवरी प्रोहिबिशन, तो दहेज निषेध पे आया था एक, तो दहेज निषेध पे डॉवरी प्रोहिबिशन, कब, 1961 में। दूसरी बार कब आई थी, जो कब हुई थी ज्वाइंट सिटिंग, फॉर बैंकिंग सर्विसेज बिल, बैंकिंग सर्विसेज बिल के टाइम पे, ये कब हुआ था, 1978। और तीसरी बार आई थी ये जब पोटा पास होना था, ठीक है, तो ये था आपका 2002 में, ठीक है। तो ये 3 बार, अभी तक केवल 3 ही बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है। अगली पावर लिख लो कि प्रेसिडेंट जो है ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, ऑन एडवाइस ऑफ पीएम कैन डिसॉल्व
कैन डिसॉल्व लोकसभा, ठीक है, कैन डिसॉल्व लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर, बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर, ठीक है। तो हिंदी वाले लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को इसका समय काल समाप्त होने से पहले भी भंग कर सकता है, ठीक है। मतलब मान लो अगर हम इसी की बात कर सकते हैं तो चुनाव हुए थे हमारे कब, 2019 में, जो प्रेजेंट लोकसभा है, प्रेजेंट लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए थे, ठीक है। 2019 में सरकार बनी थी, अगले अगले जो चुनाव होने हैं वो 2024 में होने हैं, ठीक है। तो अगर मोदी जी हमारे मित्रों, हमारे प्रेसिडेंट से बोलें, रामनाथ कोविंद जी से, कि जी मैं आपसे बोलता हूं आज अभी इसी वक्त लोकसभा खत्म कर दो, लोकसभा भंग कर दो, तो आज 2021 में ही लोकसभा जो है वो भंग हो जाएगी और फिर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होंगे दोबारा से फिर से लोकसभा के, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन जब मोदी जी कहेंगे तभी हो गए, और मोदी जी ये कहेंगे नहीं, ठीक है। समझाने वाली बात कह रहा हूं। जैसे अगर आप उदाहरण ले लो उसका, इससे पहले जो भी सरकार रही है, मतलब कि कौन से ईयर से पहले, इससे पहले 2014 2002 से पहले उनकी सरकार बनी थी 2009 में। तो जो बीजेपी की पिछली गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, 2004 से पहले वाली, तो वो सरकार समय से पहले खत्म हो गई थी। तो उसमें क्योंकि देखो वहां पे लग था कि एक वो होता है व्हाइट फ्लोर टेस्ट, तो व्हाइट फ्लोर टेस्ट फेल हो गए थे वो एक सीट से। तब प्रधानमंत्री ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि जी हमारे पास बहुमत नहीं है, आप इसको लोकसभा को भंग कर दीजिए। तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उस टाइम में भंग कर दिया था और फिर दोबारा से चुनाव हुए थे, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं अगली पावर्स इसी के अंदर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, हिंदी वाले लिख लो, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। ये कौन सा आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, ठीक है। तो ये क्या बोलता है यार, देखो जब संसद का, जब पार्लियामेंट का कोई भी सेशन ना चल रहा हो, ठीक है, नो सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज रनिंग, वर्किंग, ठीक है। जब संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, और किसी विषय पर कानून बनाना अनिवार्य हो जाए, ठीक है, आवश्यक हो जाए, ठीक है, इम्पोर्टेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट, ठीक है, किसी विषय पर नो सेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट, देन अंडर आर्टिकल 123 president can issue an ordinance which is similar to a law, ठीक है। जब संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो,
और किसी भी विषय पर कानून बनाना अनिवार्य हो जाए तो तब क्या करता है, राष्ट्रपति अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, जो कि अनुच्छेद 123 में वर्णित है, ठीक है, आर्टिकल 123 में वो जो पावर्स हैं वो मेंशन की हुई हैं, उनका यूज करके एक अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जो कि एक कानून के बराबर होता है, ठीक है, इट इज सिमिलर टू अ लॉ। अब देख सकते हैं कि अगर ये कानून बना सकता है तो इसके ड्यूरेशन क्या है। देखो इसका जो कोई भी अध्यादेश होगा ये आपका मिनिमम 6 वीक्स और मैक्सिमम आपका 6 मंथ्स, ठीक है। जो कोई भी अध्यादेश होगा वो न्यूनतम 6 सप्ताह तथा अधिकतम 6 माह तक के लिए वैध रहता है, मतलब वैलिड फॉर मिनिमम 6 वीक्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स, ठीक है। अब इस चीज में एक बात हो रही है, देखो यार, इस मान लो कोई भी अध्यादेश जारी हो गया, मान लो आज जारी हुआ और उसको 1.5 महीना हो गया जारी करने के बाद, और इस बीच अगर संसद का सत्र चल जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी सेशन होता है पार्लियामेंट का वो स्टार्ट हो जाता है, देन इट इज मैंडेटरी टू पास करवाना उसको, मतलब इसको ऑर्डिनेंस को संसद से, पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी टू गेट इट पास्ड फ्रॉम पार्लियामेंट, ठीक है, विद इन 6 वीक्स, ठीक है। तो अगर देखो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति ले आए और उसके बीच में अगर संसद का कोई भी सत्र चालू हो जाता है, तब ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको इसको पार्लियामेंट से पास कराना ही पड़ेगा। जैसे आप देखो जब इन लोगों ने वो स्टार्ट करा था, क्या बोलते हैं इसको, आपका ट्रिपल तलाक वाला, तो ट्रिपल तलाक वाला पहले संसद से पास नहीं हुआ था, आर्टिकल 123 का यूज करके प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस बनाया था 6 महीने के लिए। और जनरली ये लोग तब करते हैं जब ज्यादा लंबा टाइम होता है, कि एक आने वाले 2 सेशंस के बीच में, कंसेक्यूटिव 2 सेशंस के बीच में जब ज्यादा टाइम होता है ऑलमोस्ट, ठीक, तो मिनिमम 6 हफ्ते हो गया। अब बात आती है कि इसके पास रेस्ट्रिक्शंस कितने हैं। देखो अगर ये पास नहीं होगा ना, पहली बात तो ये बता, अगर ये पास नहीं होगा विद इन 6 वीक्स तो इट विल बी नल एंड वॉइड, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस, इसकी कोई पावर नहीं रहेगी, ये 6 हफ्तों बाद, मतलब 1.5 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाएगा अगर संसद का पार्लियामेंट चल रहा हो और उन्होंने पास नहीं करवाया हो इसको, ठीक है। फिर आते हैं कि ऑर्डिनेंस किन किन सब्जेक्ट पे पास हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ऑर्डिनेंस इज इक्वल टू लॉ, ठीक। तो आप देखो जिन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है हमारी पार्लियामेंट, उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है, ठीक है। और जो रेस्ट्रिक्शंस लॉ के ऊपर होती हैं वही रेस्ट्रिक्शंस आपकी ऑर्डिनेंस के ऊपर भी होती हैं। मतलब कि जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे लॉज होते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते। तो सेम चीज इसके ऑर्डिनेंस के ऊपर एप्लीकेबल होती है कि ऑर्डिनेंस भी हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट जो है उसको वॉयलेट नहीं कर सकता, ठीक है। और संसद से जिन सभी सब्जेक्ट्स पे, अगेन बताता हूं मैं, संसद से जिन किसी विषयों पर कानून बनाया जा सकता है संसद द्वारा, उन्हीं सब विषय पर अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो हिंदी वाले लिख लो कि अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन मुद्दों पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है। और अतः अध्यादेश में भी वही संवैधानिक बाध्यताएं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस, जैसे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन है कि ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता, तो जो भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर हैं वही सारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी हैं। ये ऑर्डिनेंस कैन ऑल्सो
नॉट वायलेट आर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब एक चार्ट से समझाता हूँ आपको कि ये कब कब हो जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद आ जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की, फिर आता है आपका राज्यसभा, फिर आता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही मिलकर वो बनाता है हमारी पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है। ये लॉ कब होगा और कब ये ऑर्डिनेंस होगा वो देख लेते हैं। जब लोकसभा, इस वाले चार्ट में देख लेते हैं, जब लोकसभा का कार्यकाल चल रहा हो, राज्यसभा का भी कार्यकाल चल रहा हो और प्रेसिडेंट भी अवेलेबल हो, तब उस केस में ये होगा हमारा लॉ। ठीक, दूसरी कंडीशन, लोकसभा को छोड़ दो, राज्यसभा अवेलेबल चल रही हो, मतलब सेशन चल रहा हो, प्रेसिडेंट भी अवेलेबल हो, लेकिन लोकसभा हमारे पास, मतलब लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा, उस कंडीशन में भी इट इज कंसिडर्ड एज अ सॉरी अध्यादेश। वहां पे क्या अध्यादेश जारी होगा, क्योंकि तीनों का होना जरूरी होता है। ठीक है, मैंने बोला ना कि तीनों के साइन होते हैं, पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब जाके ये लॉ बनता है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अवेलेबल नहीं है ना, तो आप का जो बिल आया है वो बिल लॉ नहीं बनेगा, दैट विल रिमेन ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस नहीं होगा ये, और यहाँ पे ये लॉ नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में आ जाओ फिर से। अब की बार आपका राज्यसभा नहीं है, ठीक है, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा है और प्रेसिडेंट है, तब उस केस में भी इट इज नॉट अ लॉ, इट विल बी एन ऑर्डिनेंस। ठीक है, अगर तीनों में से एक भी अवेलेबल नहीं होगा तो वो लॉ नहीं बनेगा, वो सिर्फ एक ऑर्डिनेंस रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन में। अगर लोकसभा भी ना हो, राज्यसभा भी ना हो, लेकिन प्रेसिडेंट अवेलेबल हो, तो उस केस में भी देखो, अभी ये तो हम पढ़ ही रहे थे अभी, तो उस केस में ये लॉ नहीं बनेगा, ये ऑर्डिनेंस बनेगा। ठीक है, अब आगे बताता हूं आपको। चलो पहले बता देता हूं कि सेशन कब तक चलता है। देखो, पार्लियामेंट जो है ना हमारा संसद, इसके 3 सेशन होते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर इसके 3 सेशन होते हैं। इसको याद करने का, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीडीएस एग्जाम में, मतलब ये था कि किस टाइम में सेशन नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो 3 सेशन होते हैं। ठीक है, एक बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है और एक होता है विंटर सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट सेशन की। बजट सेशन चलता है आपका Feb टू मई। ठीक है, जनवरी में नहीं चलता, जनवरी में कोई भी कार्रवाई नहीं होती संसद में। ठीक है, ये इसमें विंटर वेकेशन सॉर्ट ऑफ चलता है वहां पे। ठीक है, अगला आता है आपका मॉनसून सेशन। ठीक है, मॉनसून सेशन कब से स्टार्ट होता है आपका? जुलाई से सितंबर में, जुलाई से सितंबर में। ठीक है, कब नहीं होता? जून में नहीं होता, इसमें इनकी समर वेकेशन चल रही होती है। ठीक है, फिर आता है आपका विंटर सेशन। विंटर सेशन, ठीक है, ये चलता है आपका नवंबर और दिसंबर। किस महीने नहीं होता? अक्टूबर में नहीं होता। इसको देखो, याद करने की एक बहुत आसान सी ट्रिक भी है, आप कह लो ट्रिक अगर कहना चाहो तो। 4-3-2, 4-3-2 मतलब ये 4 महीने हैं, ये 3 महीने हैं, ये 2 महीने हैं। ऊपर का एक महीना काटो, जनवरी काट दो, 4 महीने लगाओ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एक महीना काट दो, फिर 3 महीने लगाओ, तो एक महीना कौन? जून गया।
जुलाई अगस्त सितंबर, फिर एक महीना काट दो, अक्टूबर काट दिया, फिर 2 आ जाओ, नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये 4-3-2 एक मतलब छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की। अब आ जाता है नेक्स्ट पावर्स पे। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स, तो जो इसके अंदर सबसे पहली पावर है दैट इज ये है कि विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना कोई भी धन विधेयक मतलब मनी बिल कांट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट। ठीक है, तो विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट मनी बिल जो है, मनी बिल कांट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, कांट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला आता है कि ही अरेंज एडवांस पेमेंट फ्रॉम contingency funds of India for any unforeseen disaster या एक्सीडेंट। इसको हिंदी में लिख लेना हिंदी वाले, कि वह आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड, ठीक है, कंटीजेंसी फंड को बोलते हैं आकस्मिक निधि, वह आकस्मिक निधि से भविष्य में खड़े हो सकने वाले संकट, अनफोर्सिन डिजास्टर, जैसे मान लो उत्तराखंड की त्रासदी हो गई थी, भुज के भूकंप आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह की जो डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, भोपाल गैस कांड था, ठीक है, तो भविष्य में खड़े हो सकने वाले संकट के लिए अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट की उचित व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, ये है इसका, तो वह आकस्मिक निधि से भविष्य में खड़े हो सकने वाले संकट के लिए अग्रिम भुगतान की उचित व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन, अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन आफ्टर every 5 years, appoints finance commission after every 5 years to for distribution of taxes between center and state। ठीक है, और यार आप लोगों ने अगर यार सीडीएस की स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी है तो अभी देखो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप दोनों वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। उसके अंदर मैंने इन डिटेल इन डेप्थ पूरा का पूरा जीएस सेक्शन को कवर करने में जो भी आपको चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है, और कैसे पढ़नी चाहिए, वो सभी के सभी पार्ट्स कवर किए हुए हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और गाइस आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, जो मेरे पढ़ाए हुए नोट्स हैं, शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स हैं, ये आपको अच्छे लग रहे हो तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, सो दैट इट कैन रीच विद मैक्सिमम पीपल, और हमको भी उससे थोड़ा सा यार मोरल मिलता है कि यार आप लोग शेयर कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, तो गाइस जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।